शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवर्कर की हमें हमारी राष्ट्रता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि गोलवर्कर कांग्रेस की स्थापना से बड़े दुखी होते हैं और अंग्रेजों पर यह इल्जाम लगाते हैं कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कांग्रेस की स्थापना अपने फायदे के लिए की है, क्योंकि इससे उनकी हिंदू राष्ट्र की जो भावना है ना वो पीछे खिसक गई है और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वे लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में विश्वास रखने लगे हैं। कांग्रेस से वे खासे नाराज भी नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये समझे, मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि क्या अब भी इस लेखन को सुनने के बाद आपको ये लगता है कि कांग्रेस ही आरएसएस की अम्मा है? पता नहीं आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे मन में ये विचार एकदम स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अलग संगठन है और आरएसएस एक अलग संगठन है और दोनों का आपस में वैचारिक मतभेद भी बहुत ज्यादा है और वैचारिक रूप से टकराहट भी बहुत ज्यादा है। अब इसी रोशनी में हम एपिसोड को आगे लेकर चलेंगे और आज के एपिसोड में आप स्पष्ट तौर पर जानेंगे कि गोलवर्कर का जो कांग्रेस के प्रति नफरत है वो इनके लेखन में दिखाई देती है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आगे सुनिए। हमारे विचार में यही आज के समय में सच्चे राष्ट्रीयता बोध के प्रति अज्ञान के मूल में यही है। वही अज्ञान सही तरह से राष्ट्रीय भावना को, वही अभाव हमारे समस्याओं की जड़ में है। सदियों पहले मुसलमानों के इस धरती पर पांव रखने के समय से ही राष्ट्रीय चेतना का यह अभाव ही हमारी समस्याओं की जड़ में है। हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने में रुचि रखने वाले जाति प्रथा, अंधविश्वासों, शिक्षा की आवश्यकता, सामाजिक संरचना में स्त्री की स्थिति और हिंदू सांस्कृतिक संगठन में हर तरह की झूठी सच्ची कमजोरियों पर बहुत बात करते हैं और ये कहते हैं कि हिंदुओं की कमजोरी पूरी तरह से इन्हीं कारणों से है। मतलब जाति व्यवस्था पर लोग सवाल उठाने लगे थे। औरतों की जो बुरी हालत थी, कैथरीन मेयो की मदर इंडिया पढ़ने के बाद लोगों के सामने आ गई थी और दुनिया उस पर बात करने लगी थी। इन्हें तब भी तिलमिलाहट हुई थी और इन्होंने 50 से अधिक किताबें और पैम्फलेट्स को मिलाकर 50 से अधिक लिटरेचर जो है वो पब्लिश कर दिया था कैथरीन मेयो के विरोध में। डॉक्टर अंबेडकर का तो खैर विरोध करते ही रहे हैं, लेकिन उनके लेखन के एवज में कभी ये विरोध करने की हिम्मत में नहीं रहे। तो ये सारी बातें थी। ये बोलते हैं कि शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, और लोग जो इनकी खिल्ली उड़ाने लगे थे। अस्पृश्यों को शिक्षित करने का बीड़ा जो है वो उठा लिया था सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने, ऑफ कोर्स। अब आगे सुनिए। कोई समाज कमियों से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। हमारा मानना है कि यूरोपीय समाज में असाधारण रूप से कमियां व्याप्त हैं, जिसकी वजह से वहां लगातार अशांति की स्थिति बनी रहती है। अशांति की स्थिति बनी रहती है मतलब धर्म के विरोध बहुत बड़े बड़े आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन वहां चलाए गए हैं। इनके लिए तो यह अशांति की स्थिति ही है, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहेगा, जिसके नाम पर ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जिसके नाम पर राजनीति करते हैं, तब फिर ये भी नहीं रहेंगे। और इसके बावजूद एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र, मजबूत और प्रगतिशील है। तो मान रहे हैं कि प्रगति तो इन्होंने की है। जैसे ही धर्म की पकड़ से यूरोप बाहर हुआ है, वो अद्वितीय रूप से प्रगतिशील हो गया है। अपनी कुरूप सामाजिक व्यवस्था के बावजूद वे ऐसे बस इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सही राष्ट्रीय चेतना को पाला पोसा है और आज भी ऐसा कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान में हम अपनी समस्याओं के इन मूलभूत कारणों को नजरअंदाज करते हैं और स्वार्थी दुश्मनाना पक्षों द्वारा स्थापित की गई गलत अवधारणाओं द्वारा गढ़ी गई अपनी कल्पनाओं के गहरे काले प्रेतों के पीछे भागते रहते हैं। तो बार बार कह रहे हैं कि विदेशी क्या जाने संस्कृति क्या होती है, क्योंकि इन्हें तो ये भी पसंद नहीं। इन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है सभी बातें जो इनकी कमजोरियां हैं, और एक कमजोरी ये भी है कि यहाँ की सामाजिक संरचना में औरत क्या है। यहाँ की सामाजिक संरचना यानी कि हिंदू सामाजिक संरचना जो है, जाति व्यवस्था की जो संरचना है, उसमें औरत जो है वो पैर की जूती समझी जाती है। और सिर्फ अस्पृश्य औरतें ही नहीं, मनुवादी औरतें भी पैर की जूती ही समझी जाती हैं। यदि जाति व्यवस्था लागू हुई, हिंदू राष्ट्र ये बना, यानी कि मनुस्मृति लागू हुई, तो जितनी भी सवर्णवादी औरतें हैं, फिर चाहे वो दौलतराम कॉलेज की सविता रॉय हो या हिंदू कॉलेज की अंजू श्रीवास्तव हो, वे सभी व्यवस्था में पैर की जूती से ज्यादा उनकी हालत कुछ नहीं होने वाली है। बेशक उन्हें इस बार
ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी समझेंगी। महाभारत, फिर यहाँ पर अगेन कहीं भी रामायण का जिक्र नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा है, उसे ये अलग रखते हैं। महाभारत, हर्षवर्धन या पुलकेशी के समय को देखिए। जाति आदि जैसी सभी तथाकथित बुराइयां उन दिनों भी आज से कम नहीं थी, और इसके बावजूद हम एक गौरवशाली विजेता राष्ट्र थे। तो जाति आदि लिखा है, जाति के आगे कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जाति ही अपने आप में सब चीजों को समेट लेती है। क्या जाति, अशिक्षा आदि के बंधन तब आज से कम कठोर थे, जब शिवाजी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र का महान उन्नयन किया गया था? नहीं, ये वे चीजें नहीं है जो हमारी राह का रोड़ा है, बल्कि राष्ट्रीय भावना का अभाव वह कारण है जिसने अकेले ही क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देकर अंदरूनी मतभेदों को पैदा किया है। कितने बेशर्म हैं ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति व्यवस्था तो हमेशा ही थी। लेकिन हम कितने महान लोग थे, शिवाजी कितने महान थे, जबकि जाति व्यवस्था तब भी थी। और शिक्षा भी हमारी राह का रोड़ा नहीं है। अशिक्षित लोग होने पर भी हम लोग जो है ना वो तरक्की कर सकते हैं। गाय के गोबर से कोरोनिल बन सकता है, गौमूत्र पीने से कोरोना क्या कैंसर भी भाग सकता है भाई। तो शिक्षा की हमें कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा कहने वाले खुद जो है एम्स में जाकर भर्ती होते हैं। आगे सुनिए, विदेशी हमलावरों की राह आसान की, जिसने महान देशभक्ति को कुचलकर नीच स्वार्थ पैदा किए और जयचंद राठौर, मान सिंह, चंद्रराव मोरे, सुमेर सिंह और आज की उनकी नालायक संतानों, जिनके नाम लेना ही बेहतर है, जैसे नाम न लेना ही बेहतर है, जैसे गद्दारों की पूरी नस्ल को जन्म दिया है। तो राजपूताना पर जिन्हें फख्र है, वे गोलवरकर के इस लेखन को जरूर सुने और उसका मतलब पाठन करें, तब उन्हें पता चलेगा गोलवरकर के विचार यहाँ के राजपूताना क्षत्रियों के बारे में कैसे गाली दे रहे हैं, आप लोगों को नीच कह रहे हैं। आगे सुनिए, क्या हम आज अपने तथाकथित कार्यकर्ताओं में सच्ची राष्ट्रीयता की ओर उसे उदासीनता के गवाह नहीं है? क्या आज भी अपनी क्षुद्रता और स्वार्थ हमारा विनाश नहीं कर रहे हैं? क्या हम आज भी ऐसे लोगों को नहीं देख रहे हैं जो सिर्फ जनता की नजरों में बने रहने के लिए राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं? मतलब हिंदू राष्ट्र की बात ना करके एक संवैधानिक लोकतांत्रिक ढांचे की बात कर रहे हैं। इस नीचता के अलावा हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि जिसकी वजह से एक राष्ट्र के रूप में हम अपनी पूर्ण ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे। यह नीचता और साधारण जनता में इस तुच्छता की वजह से पैदा हुआ है, और अब तक कायम अपने वास्तविक राष्ट्रीय जीवन के प्रति अज्ञान ही हमारी राह का रोड़ा है। मतलब अशिक्षित होना हमारी राह का रोड़ा नहीं है, जाति व्यवस्था हमारी राह का रोड़ा नहीं है, औरतों को पैर की जूती समझना भी राह का रोड़ा नहीं है। राह का रोड़ा है कि हम जो है वो संवैधानिक तरीके से सोचने लगे हैं। तो हमें अपनी सोच में संवैधानिक नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सोच में हिंदू राष्ट्र को रखना चाहिए और मनुस्मृति का आदर करना चाहिए, क्योंकि वही तो एक पुस्तक है जो जाति व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे कारगर साबित हुई है अब तक। आगे सुनिए, हमें से तमाम लोग जिनके हृदय में हिंदू राष्ट्रीयता बसी हुई है, उन सभी को लांछित करके और उनके सांप्रदायिक तथा राष्ट्र विरोधी कहकर जानबूझकर अपने ही विनाश के लिए काम कर रहे हैं। क्या ये साफ साफ नहीं महसूस हो रहा है कि वे मानते हैं कि हम अभी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं और पहले हमारा कभी भी कोई राष्ट्रीय जीवन रहा ही नहीं है? लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, हम हिंदू हजारों साल से हिंदुस्तान में एक संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन जी रहे हैं। और यहाँ पर मैं गोलवरकर से बिल्कुल सहमत हूं। जाति व्यवस्था कोई आज या कल की बनाई हुई नहीं है, हजारों साल से बनी हुई है। हजारों साल से बनी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि जाति व्यवस्था के कारण ये लोग यहाँ पर बने हुए हैं। हम जिनका अपने देश अपने राष्ट्र में अलग कोई स्वार्थ नहीं है, सांप्रदायिक कैसे हो सकते हैं? कोई स्वार्थ नहीं है तो महाराज जाति व्यवस्था भी तोड़ दीजिए ना। और फिर भी लोगों को धोखाधड़ी से विश्वास दिलाया जा रहा है कि हम जो हिंदू राष्ट्रीय पुनर्जागरण के पक्ष में है, विद इन ब्रैकेट जैसा कि हमें सबसे तार्किक रूप में होना चाहिए, राष्ट्रीय नहीं है।
और वे दूसरे जो सराय सिद्धांत से बेहूदे तरीके से चिपके हुए हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं स्वीकार करते, वास्तविक देशभक्त हैं। ऐसा ही उन स्वयंभू राष्ट्र के नव जागरण कर्ताओं का पतन जो इस दुखी राष्ट्र की नियति के संरक्षक बने हुए हैं। तो इन्हें कांग्रेसी नेताओं से खासी चिढ़ थी जो लोकतांत्रिक ढांचे की बात कर रहे हैं। पूरे लेखन में वे इसी बात को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अशिक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्त्रियों की बुरी हालत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनने से जरूर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र यदि नहीं बना तो इनका वर्चस्व भी समाप्त होता जाएगा। इस अतार्किक और अन्याय संगत रवैये के विचार से ही हमारा हृदय लहूलुहान हो जाता है। हमें देखकर दुख होता है कि कैसे हम इस राष्ट्र विरोधी काम में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और दोष सामाजिक ढांचे तथा दूसरी चीजों के मत्थे मड़ रहे हैं, जिनका राष्ट्रीय पुनर्जागरण से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण से सिर्फ एक ही मतलब है और वह है हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना। इस दर्द भरे अध्याय का महासार हम एक बार और इंगित करके करते हैं कि हमारा क्रमिक विराष्ट्रीयकरण, हमारा अपनी नस्ली भावना को सो जाने देना ही हमारी वर्तमान दुखद अवस्था का मूल कारण है। और आज भी अपनी वास्तविक राष्ट्रीयता के प्रति हमारी वही अरुचि राष्ट्र के अपने सर्वोच्च शिखर तक उठने और दुनिया में अपनी वाजिब जगह से हासिल करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। हम एक बार फिर इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि हिंदू सामाजिक ढांचे की कोई ऐसी तथाकथित कमी नहीं है जो हमें अपने प्राचीन गौरव प्राप्त करने से रोक सकती है, बल्कि सही राष्ट्रीय भावना का अभाव और हमारे सबसे पक्के दुश्मन को हमारे सीने से चिपकाने के विचित्र राष्ट्रीय काम में लगी हुई इसकी कुरूप संतानें ही हैं, जो इस तरह से हमारे अस्तित्व को ही संकट में डाल रही हैं। तो पक्के दुश्मन कौन है? मुसलमान। और वो कुरूप संतानें कौन है? कांग्रेसी लीडर, जो हिंदू राष्ट्र की बात ना करके संवैधानिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक ढांचे की बात कर रहे हैं। तो इस लेखन से ये बात तो पक्के तौर पर स्टैब्लिश हो गई कि कांग्रेस आरएसएस की अम्मा नहीं है। कांग्रेस उस समय कांग्रेस में सभी फोर्सेस एक साथ कलेक्टिव रूप से काम कर रही थी, इसे समझे जाने की जरूरत है। और इनकी चल नहीं रही थी हिंदूवादी संगठन जो है, इसीलिए इन्होंने अलग से आरएसएस का जो है के रूप में ये लोग संगठित हुए। इसी के साथ यहाँ पर इसका 7th चैप्टर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इसके 8th चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे, इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाएंगे। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।